नेफ्रोकेयर का आईपीओ आ रहा है करीब 871 करोड़ का। ये डायलिसिस सेंटर्स रन करते हैं इंडिया में और ओवरसीज में। डायलिसिस का मतलब है जब हमारी किडनीज फंक्शन ठीक से नहीं करती हैं तो आर्टिफिशियली क्लीन किया जाता है ब्लड को। तो ये नॉन डिस्क्रिशनरी लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी होती है एंड स्टेज किडनी डिजीजेस के लिए। अगर सिंपल भाषा में कहूं तो जब किसी की किडनी फेलियर हो जाती है तो हफ्ते में 3-3 बार भी डायलिसिस कराना पड़ता है। अब इसके बारे में, कंपनी के बारे में क्या स्पेशलिटी है, एक बार वैभव से समझते हैं। अब जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, इंडिया में बहुत सारी क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है कंपनी का एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 5th लार्जेस्ट ग्लोबली बन चुके हैं, एशिया में नंबर 1 क्लिनिक चेन बन चुकी है। लेकिन ऑब्वियसली ये स्केल जो इन्होंने अचीव किया है, इसके साथ साथ वैल्यूएशन देखनी बहुत जरूरी है कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन इसके पहले कि आप पूरा वैभव का एनालिसिस देखें, क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का काफी प्रीमियम कंटेंट यहां पे आ रहा है। ओवर टू वैभव नाउ। तो दोस्तों, नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज की शुरुआत 2009 में हुई थी। पहला क्लिनिक इन्होंने हैदराबाद में 2010 में खोला था। लेकिन आज की तारीख में कंपनी एशिया की लार्जेस्ट डायलिसिस नेटवर्क है। 519 क्लिनिक्स ग्लोबली हैं, जिसमें से 468 इंडिया में ही है एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंटली 51 ओवरसीज क्लिनिक्स भी हैं, जो कि नेपाल, फिलीपींस एंड उज्बेकिस्तान में है। पर मोर इंपॉर्टेंटली 316 ही क्लिनिक FY23 में थे, जो अब बढ़ के 519 हो गए हैं। तो ये क्लिनिक्स किस तरीके के होते हैं, इतने सारे क्लिनिक्स क्यों कंपनी ने खोली है, अगर हम ये सब समझ गए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लिनिक्स है कैप्टिव क्लिनिक्स, या सिंपली स्पीकिंग जो हॉस्पिटल की पार्टनरशिप के साथ खुलते हैं, हॉस्पिटल के अंदर खोले जाते हैं। यहां पे कंपनी को खुद का केपेक्स नहीं करना पड़ता, क्योंकि हॉस्पिटल ही स्पेस देता है एंड पेशेंट को भी रेफर करता है डायलिसिस कराने के लिए। अब यहां नेफ्रोकेयर क्या करेगी, अपनी मशीन इंस्टॉल करेगी, डायलिसिस में जो भी सामान जिसे कंज्यूमेबल्स कहते हैं वो अपना लेके आएगी और अपने खुद के ब्रांड के अंडर ही ऑपरेट करती है उस स्पेस में भी। ऐसे इनके 272 क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर इंडिया एंड इंपॉर्टेंटली इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इस सेगमेंट से FY25 में 43% था। बट कमाल की बात है कि FY23 में 62% था, तो ये काफी घट गया है 2 सालों में। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 और कैटेगरी ऑफ क्लिनिक्स इनके काफी तेजी से बढ़े पिछले 2 साल में। सबसे पहला है PPP क्लिनिक, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ये क्लिनिक्स आते हैं। बेसिकली प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के अनुसार जो प्राइवेट कंपनीज है, डायलिसिस चेन्स है, वो बिड करती है टेंडर्स के लिए एंड जिनको टेंडर मिलता है तो गवर्नमेंट उनको अपने हॉस्पिटल में जगह देता है डायलिसिस कंडक्ट करने के लिए, और हर सेशन के लिए 1500 से 1800 रुपए पर सेशन यहां पे दिए जाते हैं। कंपनी के लगभग 180 PPP क्लिनिक्स हैं एंड इसका रेवेन्यू शेयर 22% था FY23 में, जो अब बढ़ के 32.6% के आसपास हो गया। एंड क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में वॉल्यूम बहुत ज्यादा आता है, कंपनी के लिए भी ये एक वॉल्यूम इंजन की तरह काम करता है। और तीसरी कैटेगरी है इनकी जो अपने खुद के स्टैंडर्ड लोन क्लिनिक्स हैं, ये 67 इन नंबर है। रेवेन्यू शेयर यहां पे 15.4% से अराउंड 24.1% हो गया FY25 में। अब यहां पे ऑब्वियसली केपेक्स की रिक्वायरमेंट हाई है, क्योंकि खुद ही सारा पैसा लगाना पड़ रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू हॉस्पिटल वाली कैटेगरी वहां पे रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है, यहां उनको रेवेन्यू शेयर नहीं करना पड़ता। मैनेजमेंट के लिए ये प्रेफर्ड ग्रोथ ड्राइवर निकल के आ रहा है। पर ये सारे क्लिनिक्स इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए डायलिसिस एक पेशेंट के लिए ऑप्शनल नहीं है, ये नॉन डिस्क्रिशनरी है, अदरवाइज किडनी फेलियर का खतरा रहता है। और ऐसे पेशेंट्स को हफ्ते में 2 से 3 बार एटलीस्ट वीक में डायलिसिस कराना पड़ता है। यानी कि अगर मैं साल की बात करूं तो ये 200 सेशंस पर ईयर निकल के आते हैं। तो 2,500 से 3,000 रुपए पर सेशन अगर कमाती है तो पूरे साल का देखें तो ये लगभग 3 से 3.25 लाख रुपए पर कस्टमर होता है। इसके अलावा FY25 में लगभग 29,000 एक्टिव पेशेंट्स थे नेफ्रोकेयर के पास, जो कि इंडिया की पूरी डायलिसिस पेशेंट बेस का 10% निकल के आता है। तो उसके अलावा अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड यहां पे डायलिसिस नेटवर्क की बात करूं तो 50% शेयर ऑफ रेवेन्यू यहां पे नेफ्रोकेयर के पास ही जाता है। अब दोस्तों क्विकली एक बार इनके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, वो क्या एग्जैक्टली हमें बताते हैं। FY23 से FY25 में टोटल इनकम देखें तो 443 करोड़ से 770 करोड़ पे हुई है। यानी कि अगर दोनों FY24 और FY25 दोनों की बात करें तो एक अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ यहां पे निकल के आई है, ऑलमोस्ट 30% एंड अबव दोनों ही सालों में। EBITDA मार्जिन की बात करें तो वो 11.1% था और फिर 22.1%, तो यहां पे भी एक स्टेडी इंक्रीज देखने को मिला है इनके मार्जिन में भी। लेकिन अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो एक्चुअली FY23 में ये लॉस पे थे, लेकिन FY24 में प्रॉफिट पे आए एंड इनफैक्ट अगर प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखें तो लगातार इन्होंने बढ़ाया है। तो पहला सवाल यह कि FY23 में लॉस पे क्यों थे, क्योंकि कंपनी ने काफी मेजर एक्सपेंशन करी थी FY23 में अपने स्टोर्स की, हाई डेप्रिसिएशन चार्जेस थे उस केस में एंड एक टाइम पे यूटिलाइजेशन भी कम थी। लेकिन FY24 FY25 में काफी स्केल अप किया, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई, फुटफॉल्स भी ग्रो हुई एंड साथ में इन्होंने प्राइसिंग में भी थोड़ा बहुत एस्केलेशन किया। लेकिन अब एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे सितंबर 25 में इवन तो कंपनी का EBITDA
मार्जिन बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन फिर से घट के 2.9% हुआ। एंड ये एक टेम्पररी कंपनी बताती है कि एक टेम्पररी डिप ऑफ देखने को मिला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर 6 महीने के पीरियड में कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट थी, जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी, वो हायर साइड पे थी, जिसकी वजह से उनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी वर्किंग कैपिटल के लिए, इन्होंने शॉर्ट टर्म की बोरोइंग ली थी। ऑल्दो अभी हम देखेंगे कि कंपनी आईपीओ के फंड से ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग को कट डाउन करना चाहती है। अब बात करते हैं कंपेटिटर्स की और मैनेजमेंट क्या वैल्यूएशंस डिमांड कर रही है। देखिए, अगर मैं कंपेटिटर्स की बात करूं नेफ्रोकेयर की, लिस्टेड प्लेयर लाइक फॉर लाइक प्लेयर कोई भी नहीं है। जो नॉट लिस्टेड, जो अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं, वो उनसे ऑलरेडी 4 टाइम्स ज्यादा है रेवेन्यू के टर्म्स में। उन लोगों का पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, तो क्लियरली कंपेरेटिव एडवांटेज बहुत अच्छी है यहां पे नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज की। लेकिन ऐसी जो चेंज है जनरली 20 से 25% एबिडा मार्जिन टारगेट करती है। तो पहला सवाल यह है कि क्या ये एबिडा मार्जिन को कंपनी और इंप्रूव कर पाएगी या नहीं। उसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हम देखें, सर्विसेज सेक्टर में, तो कंपनी ऑलरेडी बहुत हाई पीई डिमांड कर रही है, 57 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स। अगर मैं डॉक्टर अग्रवाल को हटा दूं, जो कि एक आउटलायर है, एक्सेप्शन है, बाकी सब में आप देखेंगे टॉप एंड पे ऑलरेडी बैठी है। एंड तीसरा, अभी हम आगे देखेंगे, कंपनी ऑलरेडी आईपीओ फंड से फर्दर एक्सपेंशन करना चाह रही है, नए अपने स्टैंड अलोन स्टोर खोलना चाह रही है। केपेक्स होगा, यानी कि खर्चा भी ज्यादा होगा। यहां पे मार्जिन इस लेवल पे रहना थोड़ी प्रोबेबिलिटी हो सकता है उसकी कम हो। लेकिन मैनेजमेंट कैसे जस्टिफाई कर रही है इन वैल्यूएशंस को? सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि इन आईपीओ फंड से हम 50+ स्टैंडअलोन क्लिनिक्स खोलेंगे। दूसरा, कंपनी इंटरनेशनली और फर्दर स्केल करना चाहती है। 3 कंट्रीज में ऑलरेडी है, इनफैक्ट फिलीपींस में तो एक्विजिशन करके ये नंबर 1 बन गई है। एंड अपने ऑपरेशंस को अगले साल 2 से 3 साल के अंदर ट्रिपल करना चाहती है। एंड साथ में कंपनी मिडिल ईस्ट में भी एंट्री मारी है अभी रिसेंटली, सऊदी अरेबिया में अपने क्लिनिक्स खोल के। लेकिन इनका सबसे बड़ा वैल्यू एड निकल के आता है, क्योंकि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज को ट्रीट करते हैं। ग्लोबली 80 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। एंड इवन तो इंडिया में एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि 50% लोगों को ये सीकेडी या क्रॉनिक किडनी डिजीज डायग्नोज होता है एंड स्टेजेस के दौरान। एंड उसमें से भी केवल 15% लोगों को ही डायलिसिस रिसीव हो पाते हैं, यानी कि एक मैसिव अंडर पेनिट्रेशन निकल के आती है। एंड इवन तो ये जो सर्विस इंडस्ट्री है ग्लोबली 7% से ग्रो कर रही है, इंडिया में एक्सपेक्टेड है कि 2024 से 29 तक ये 19% पर एनम के बेसिस पे ग्रो करेगी। लेकिन इस पूरी डिस्कशन में कुछ की रिस्क भी निकल के आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हॉस्पिटल्स के साथ होती है, या फिर ये जो टेंडर्स में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में होती है, तो देखिए हॉस्पिटल्स हो सकता है कि हायर रेवेन्यू शेयर डिमांड करें, या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करें, या फिर गवर्नमेंट हो सकता है कि जो 1500 से 1800 रुपए की रीइंबर्समेंट देती है वो ना दे। तो वो क्लियरली इनके वॉल्यूम्स और इनके कैश फ्लोज पे डायरेक्टली असर डाल सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कंपेटिटिव भी है ये काफी ज्यादा मार्केट, नए प्लेयर्स भी निकल के आ रही है। अब क्विकली हम इनकी आईपीओ डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इशू साइज 871 सीआर का है, ऑफर फॉर सेल 518 सीआर का है। वैसे प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, काफी सारे प्रमोटर्स निकल के आते हैं। एंड इसके ओएफएस के बाद भी 66% यहां पे शेयर होल्डिंग कंपनी की रह जाएगी पोस्ट दी इशू। फ्रेश इशू 353 सीआर का भी रखा गया है, और ये किस लिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 129 सीआर लगभग 50 नए क्लिनिक्स ओपन करने के लिए, और बोरिंग्स जो शॉर्ट टर्म की कंपनी रीपे करना चाहती है लगभग 136 सीआर से। एंड बाकी जो रिमेनिंग है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए है। अब यहाँ पे आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें तो 438 से 460 रुपीज रखा गया है। 460 अपर प्राइस बैंड है। यहाँ पे लॉट साइज 32 शेयर्स का रहेगा, और एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो जाएगी रिटेल इन्वेस्टर की वो 14,720 रुपीज है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 13 लॉट्स में 1,91,360 रुपीज है। एंड पोस्ट इशू मार्केट कैप जो एक्सपेक्टेड है अपर प्राइस बैंड पे वो अप्रोक्सीमेटली 4,600 करोड़ की निकल के आएगी। अगर मैं टाइमलाइंस की बात करूं तो 10 दिसंबर को ऑफर ओपन हो रहा है, एंड 12 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट की डेट 15 दिसंबर 2025 रखी गई है, जो कि मंडे है। रिफंड डेट यहाँ पे 16 दिसंबर रखी गई है। अलॉटमेंट नहीं मिली तो मिल गई तो क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट अकाउंट में 16 दिसंबर 2025 को। एंड लिस्टिंग डेट यहाँ पे 17 दिसंबर 2025 रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी फाइनल रिकमेंडेशन की। लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। हाई इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट रहने की उम्मीद है, ऑलरेडी काफी सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। उसके साथ रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी दिखी है, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, लो डेट है। कंपनी का डिमांड, आईपीओ की डिमांड बहुत स्ट्रांग रहने की उम्मीद है अनडाउटेडली। लेकिन यहां पे लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम निकल के आती है? देखिए, इतने हाई वैल्यूएशंस पे सवाल ये आता है कि क्या कंपनी सेम टाइप ऑफ ग्रोथ दे पाएगी, जबकि हमें ये भी पता है कंपनी और ज्यादा केपेक्स करने वाली है फ्यूचर में नए क्लिनिक्स खोलने के लिए। तो वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो कंपनी के मार्जिन्स को और ज्यादा डेंट भी कर सकता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। अब हमने तो नेफ्रोकेयर के बारे में अपनी राय रख दी है, आपकी क्या राय है? क्या आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो हमेशा की तरह लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और अभी तक एसिड योगी वेल्थ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। हमेशा की तरह आप जानते ही हैं हम इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोर्सेज रिलीज करने ही वाले हैं, एंड साथ में अपना स्टॉक मार्केट, आईपीओज एंड म्यूचुअल फंड्स का प्रीमियम कंटेंट यहां पे रिलीज करते रहेंगे।